नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ही जोरदार तरीके से खत्म कर चुके हैं मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास, और उसके बाद हम लोग खत्म कर चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। मैंने आपसे वादा किया था कि फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो फिर मिलते हैं आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। जो नया टॉपिक जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आप गेस करके बताओगे कि कौन सा टॉपिक है। हम जहां रहते हैं, जहां देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, बस वही पढ़ने वाले हैं हम। तो हम कहां रहते हैं, हमारे आस पास अगल बगल जो कुछ भी है वही पढ़ने वाले हैं हम, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वही है। तो बताएंगे आप लोग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है आपके अगल बगल, कहां रहते हैं हम। बिल्कुल, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वंशानुक्रम के बारे में और वातावरण के बारे में। वंशानुक्रम आपके टॉपिक का नाम, आपके सिलेबस का नाम में जो एक मेंशन पॉइंट है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो आज हम लोग बात करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। क्या होता है वंशानुक्रम और क्या होता है वातावरण, डिटेल चर्चा करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। पहला पॉइंट जो हम लोग को लेना है वो है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो वंशानुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी, और एंड इन्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, वातावरण को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, ये रहा आपका आज का टॉपिक, वंशानुक्रम और वातावरण। अब समझते हैं कि क्या होता है वातावरण और क्या होता है वंशानुक्रम, और क्यों इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये भी भाई, वातावरण बहुत अलग है, वंशानुक्रम बहुत अलग चीज है, तो क्यों हम इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ, इसके बारे में क्यों हम लोग एक साथ बात करने वाले हैं। सोचने वाली बात है ना। चलिए, तो फिर सोचने वाली बात है, तो फिर कैसे, क्या है, सब कुछ अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो, वंशानुक्रम और वातावरण, हमको वंशानुक्रम और वातावरण साइंस के हिसाब से तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है अपने मनोविज्ञान के हिसाब से। एक बालक को जोड़ के हमको पढ़ना है कि एक बालक के विकास पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं ये, क्या वंशानुक्रम और वातावरण किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, हमको ये देखना है। यहां पे अगर हमको ये देखना है कि किस तरह से बालक पे प्रभाव डालते हैं, तो एक चीज तो समझ में आ गई, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि हमारी जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो वंशानुक्रम प्रभावित करता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको वातावरण प्रभावित करता है। हम बहुत सारी चीजें जब बाहरी दुनिया में आते हैं तो सीख जाते हैं। अब जैसे आप स्किन का कलर, बाल का कलर, किसी के सर में ज्यादा बाल है, किसी के सर में कम बाल है। बेबी होता है, सबसे पहले किसी के बेबी के बाल में थोड़े ज्यादा बाल होते हैं, किसी के, कोई बेबी बिल्कुल क्या कांचा, बिल्कुल कांचा टाइप का हो गया, कुछ भी नहीं है सर में, अरे इसके तो बाल ही नहीं है। आते हैं धीरे धीरे बाल, ऐसा नहीं है। क्यों? ये सब हेरिडिटिकल होता है। ठीक है, हेरिडिटी, ये सब चीजें हमको। आंखों का कलर, बाबू हुआ है घर में, और वो क्या, उसकी आंखें बिल्कुल नीली है, उसकी आंखें नीली है, उसकी आंखें काली है, तो क्या ये वातावरण की वजह से हो गई? भाई ये जब वो 9 महीने माँ के गर्भ में था, माँ के पेट में था, वहां ये चीजें डिसाइड हो रही थी कि इसकी आंखों का कलर नीला है, हरा है, लाल है, पीला है। पीला उला नहीं देखा होगा, सिर्फ काला, नीला, हरा, ये सब थोड़ा थोड़ा देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां डिफाइन हुई? ये डिफाइन हुई वंशानुक्रम के कारण। फिर बच्चा वातावरण में आता है, अब घर का माहौल नहीं अच्छा है, कहीं ना कोई लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, अब घर में रोज मारपीट हो रही है, घर में रोज लड़ाई हो रही है, पापा आए शाम को और शुरू गाली गलौज। अब शुरू हुई गाली गलौज, तो कहीं ना कहीं उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, बच्चा भी गाली सीखता है। अच्छा, देखा होगा कि जिसके घर में कहीं कोई वो क्या बोलते हैं उसको, गुटखा ये सब खाते हैं, तो क्या होता है उनके घर में, बच्चे भी जल्दी से पापा मुझे भी। अब पता चला पापा ने भी निकाला एक चोट, अरे मेरा बेटा खा रहा है, अब उसका बेटा भी खाया, अब बेटे को भी आदत पड़ गई, अब वो इतने बड़े हुए नहीं, अभी तो भाई उनके हाथ में 1 रुपया नहीं था, तो आपसे प्यार में आपने दिया, कल को 10 रुपया आया तो हमारा बच्चा जाता है चॉकलेट खाने, उनका का बच्चा कहां जाएगा, उनका बच्चा जाएगा ये खींचा पूरा अंदर।
तो ये फर्क होता है वातावरण का। ठीक है, अब हम लोग को बात करनी है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को जोड़ के। तो वंशानुक्रम और वातावरण कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहां पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ रहा है बालक के ऊपर और कहां पे वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है बालक पे। तो इतना डीपली क्लोज है ये दोनों एक दूसरे से, हमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह से है जैसे कि एक जंगल और बरसात का होता है। जंगल और बरसात का कैसे? देखो, आपको भी पता है कि जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों की वजह से होती है, और पेड़ पौधे किसकी वजह से होते हैं? जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे नए नए उगते। अच्छा, देखा होगा ना कि बारिश के मौसम में छोटा 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 कितना ढेर सारा पेड़, इतना बड़ा छोटा सा पेड़ निकला है, हरा हरा, खूब ग्रीन ग्रीन लीव्स है। क्यों? बारिश हुई थी, इस वजह से जमीन नम हुई और जो बीज होते हैं उनको अंकुरित होने का मौका मिला, पेड़ निकला है। सबसे ज्यादा पेड़ कब लगते हैं? अच्छा, आपको भी घर में जब सबसे ज्यादा पेड़ लगाने होते हैं, आप कब, कौन सा महीना प्रेफर? जब कहीं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश, कि तपती धूप वाला मौसम, लगा लगा बेचारा पेड़ जो 100 साल पुराना था वो भी सूख जाता है, तो उस महीने में तो पेड़ नहीं लगाते हो ना। पेड़ कब लगाते हो? जब देखते हो कि मौसम बहुत पोलाइट है, बहुत सौम्य मौसम है, हल्की धूप भी आ रही है, इधर से हल्की बारिश भी आ रही है, आज धूप थी कल बारिश थी, सब मौसम बढ़िया, तो पेड़ लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको बारिश मिल रही थी। अब पेड़ बड़ा हो गया, इस वजह से आप क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे से इतना क्लोजली जुड़े हुए हैं कि इनका संबंध हम पेड़ और बारिश, जंगल और बारिश, आप जिससे भी जोड़ना समझना चाहो समझ सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लोजली ये दोनों रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा वंशानुक्रम, एक जनरल परिभाषा के रूप में इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या होता है वंशानुक्रम। ठीक है, देखो सबसे पहले वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम आप बताइए। सब लोग वंशानुक्रम से परिचित होंगे, कहीं ना कहीं इसका नाम सुन रखा होगा कि वंशानुक्रम क्या होता है। चलिए देखते हैं। यही तो होता है जो मैं लिख रहा हूं, माता पिता या पूर्वजों से हमें, या पूर्वजों से हमें जो गुण जन्म से ही मिलते हैं, मतलब जब आप बेबी ने बॉर्न किया है, मतलब जन्म लिया है, उस टाइम पे उसके अंदर ये क्वालिटीज जो आ जाती हैं पहले से ही, माता पिता या पूर्वजों से हमें जो गुण जन्म से ही मिलते हैं, जन्म से ही मिलते हैं, ये क्या होता है? ये होता है आपका वंशानुक्रम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या होता है वातावरण में। एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। वातावरण हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारे आसपास जो कुछ भी, आपके पास पड़ोसी, दोस्त, मम्मी पापा, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो कुछ भी हमारे आसपास जो कुछ भी है, वही वातावरण है, वही आपका एनवायरमेंट है। ठीक है, वही वातावरण है। सिंपल सी लैंग्वेज समझने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण को, इसको थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं इससे। भाई ये देखो, दोनों अलग हो गया। अब देखो वंशानुक्रम, माता पिता या पूर्वजों से हमें जो गुण जन्म से ही मिलते हैं वो हो गया आपका वंशानुक्रम। वातावरण की बात करते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है वही वातावरण है। एकदम सिंपल और सटीक सी बात, छोटी सी बात, बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ की पॉइंट्स लेते हैं हम लोग। की पॉइंट्स, एक हेडिंग बना लेना, की पॉइंट्स या प्रमुख बिंदु, कुंजी, जो कुछ भी आप लोग को मन करे उस तरीके से बना के लिख सकते हो। ठीक है, कुछ बातें करने हैं हम लोग को वंशानुक्रम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वंशानुक्रम से ही शुरू करते हैं। बालक का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन लड़का होगा, कौन लड़की होगी, ये सब किसकी वजह से होता है? बताओ बताओ,
क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है। गुणों का वाहक कौन होता है? जीन्स होते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बालक के लिंग निर्धारण का पहली पॉइंट जो है, बालक के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बालक के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो बालक का लिंग निर्धारण, बालक का लिंग निर्धारण पिता द्वारा होता है। लड़का होगा या लड़की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए पिता जिम्मेदार होता है। बालक का लिंग निर्धारण पिता द्वारा होता है, ठीक है। अब कितने टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये बताना है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर, 23 जोड़े या 46। आपका आंसर क्या होगा? टोटल क्रोमोसोम्स अगर आपसे पूछता है कि कितने क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं, तो 23 पेयर, 23 जोड़े या फिर टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मदर के अंदर कौन कौन सा क्रोमोसोम्स होता है ये बताना है। मदर, फादर, यानी कि पिता। अगर मां है तो मां के अंदर होते हैं एक्स क्रोमोसोम, और फादर है तो फादर के अंदर होते हैं XY क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपका 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको लिख लेते हैं। 23rd पेयर, 23वें जोड़े को, 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम, जो भी आप हिंदी में लिखते हो तो लिंगीय क्रोमोसोम या फिर इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम। 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल, इसको इधर समझते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। टोटल माना कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लाके एंड में 23rd। तो ये सबके काम तो और है, अलग अलग काम है सबके, इन सबके काम अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का, ये जो 23वां वाला, यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। जो 23वां क्रोमोसोम है यही सब डिसाइड करवाएगा कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाहे वो माता के अंदर हो या पिता के अंदर हो, इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो माता होती है, माता के अंदर क्या पाया जाता है, इसको समझते हैं कि कैसे लड़का बनता है और कैसे लड़की बनती है, ठीक है। देखो देखो ये मदर है, ठीक है। एक्स एक्स का मतलब आप खुद से समझ जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि लड़की है तो लड़की के लिए कौन सा क्रोमोसोम, अगर मान लीजिए लड़की हुई तो लड़की के अंदर कौन सा क्रोमोसोम, एक्स एक्स। तो ये हो गई माता, इनके अंदर हो गया एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये हो गए पिता, एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब मदर का तो एक्स एक्स है, ठीक है। अब फादर का एक्स वाई आना है इधर से इधर। अब ये आया एक्स से मिल गया, क्या बना, एक्स एक्स बन गया, क्या बना, लड़की बन गई। फिर से ये वाला क्रोमोसोम्स फादर का एक्स वाला आया, इस वाले एक्स से मिल गया, फिर क्या बना, एक्स एक्स बना, क्या कौन बनेगा, लड़की हो जाएगी। फिर ये आया, इसको दूसरे पेन से हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर रहे। ये रहा वाई वाला, ये उठ के आया एक्स वाले के पास। अब क्या बना, एक्स वाई बन गया, क्या हुआ, लड़का, ये लड़की, ये लड़की। फिर ये वाई वाला आया, मदर के एक्स वाले से मिल गया, फिर कौन मिल गया, एक्स वाई बन गया, और एक्स वाई बना है तो कौन होगा, लड़का। कुल मिला के ये थी पूरी कहानी। इतना यहां पे आपको सीखना क्या था कि एक्स एक्स होगा तो वो मदर के अंदर पाया जाएगा, एक्स वाई होगा तो वो फादर के अंदर पाया जाएगा, और फादर का ही वाई है जो आके मदर के एक्स के साथ जब रिलेट करता है तो जाके लड़का बनता है। तो इसलिए जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई फादर का या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, तो इसलिए
जिम्मेदार कौन होगा? पिता होगा। वही पॉइंट यहां पे आपके लिखी है कि बालक का लिंग निर्धारण पिता द्वारा होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा फंडा। चलो अब आगे समझते हैं। आगे समझ में इतनी बात क्लियर? और जो 23वां जोड़ा होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। आप ये चीजें भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग को और बात करनी है। कुछ बीमारियां होती हैं जो आपकी होती हैं, इसकी हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं। जैसे कहा जाता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर आपसे पूछता है, एक लेटर पैड पे भरवाता है कि पहले किसी को घर में बवासीर था, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को शुगर था। ये पूरा मेडिकल हिस्ट्री होती है। तो उसी तरह से कुछ बीमारियां होती है जो लगातार अगर फैमिली में एक बार हो जाए तो वो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, तो कुछ वंशानुक्रम की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, उनको हम लोग को देखना है। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग वर्णांधता बोलते हैं, वर्णांधता, हिंदी में वर्णांधता, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस, और एक लिख लो हेमोफीलिया। हेमोफीलिया वर्णांधता हो गया आपका, हेमोफीलिया हो गया। और कौन सी बीमारी? और बताओ कौन कौन सी बीमारियां जो आपके हेरिडिटरी होती है, जो कि मम्मी पापा में अगर पहले से है तो सब में पाई जाएंगी। आपका शुगर वगैरह भी ऐसी बीमारियां ही हैं जो अगर आपके फादर को है, मदर को है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में जल्दी पाए जाने की आशंका होती है। हालांकि 100% ऐसा नहीं है, पर ये बीमारियां ऐसी हैं कि अगर मदर या फादर में है तो 90% केसेस में ये पाया जाता है कि बच्चे को भी होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्णांधता, हेमोफीलिया। ये वंशानुक्रम जनित रोग हैं। वंशानुक्रम जनित रोग हैं। ठीक है, अब वर्णांधता में क्या होता है? वर्णांधता में क्या होता है कि बच्चा कुछ रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। अच्छा, कौन कौन से रंग होते हैं जिनमें बच्चा रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? लाल और हरा रंग। लाल और हरे रंग में बालक अंतर नहीं कर पाता है। डॉक्टर जब चेक करता है तो उसको इन्हीं दोनों रंगों में एक लाइन दे दी जाएगी ऐसे, और फिर उसमें कहा जाएगा कि लाल वाले पे उंगली दौड़ाओ। बच्चा क्या करेगा? उसको लाल और हरे में अंतर नहीं। अब वहां पे बीच में 2-3 बिंदी हरी भी आ गई थी, अब बच्चे ने तो खटखट उंगली दौड़ा दी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा कि लाल है कि हरा। उसको सब ब्लैक एंड व्हाइट में वहां पे दिख रहा होता है। बस इसी तरह से कुछ चेकअप होता है, तो वहां पे लाल और हरे रंग में बालक अंतर नहीं कर पाता है। यही आपकी कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया की कहानी थोड़ी लंबी है। ठीक है, हेमोफीलिया को क्या कहेंगे हम लोग? ये जो आपकी हेमोफीलिया है, इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉयल डिजीज के नाम से कौन सी बीमारी को जानते हैं? चलिए बताइए आप लोग, रॉयल डिजीज के नाम से कौन सी बीमारी को जानते हैं? तो ये हो गई आपकी हेमोफीलिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं राजघराने की बीमारी। क्या बोलते हैं? राजघराने की बीमारी। ठीक है, अब राजघराने की बीमारी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी कहानी है, उसको भी समझते हैं। हेमोफीलिया को राजघराने की बीमारी, हेमोफीलिया को राजघराने की बीमारी या रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेमोफीलिया को राजघराने की बीमारी या रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्यों इसको रॉयल डिजीज कहते हैं ये पता करते हैं। तो इसको पता करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। पिछले पेज पे थोड़ी सी जगह है, वहीं पे लिखते हैं। ठीक है, यहां पे क्योंकि ये बीमारी
सबसे पहले इंग्लैंड, नाम सुना है ना, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुई थी। तभी से इसको क्या कहा जाने लगा, राजघराने की बीमारी। भैया बहुत बीमारी है, रॉयल डिजीज है, बहुत बढ़िया बीमारी है, बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। इस पॉइंट्स को इधर भी करते हैं हम लोग, यहीं से पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हेमोफीलिया को क्या कहते हैं, हेमोफीलिया को कहते हैं हम लोग राजघराने की बीमारी, या फिर इंग्लिश में रॉयल डिजीज। एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉल्ड एज द रॉयल डिजीज, तो वहां पे आपका ऑप्शन कौन सा होता है, हेमोफीलिया का। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सबसे पहली बार हुई थी, ठीक है, सबसे पहली बार हुई थी। कुछ और पॉइंट्स हैं, चलो फिर से पॉइंट, वैसी उसी पॉइंट वाला जो टेबल था उसी में लिखते जाना बेटा, कहीं और नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। माता के, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, माता के 21वें गुणसूत्र, जो 25, जैसे 23वां बताया था मैंने, अभी 23वां बताया था कि क्या बोलते हैं उसको, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन जो 21वां होता है, माता के 21वें गुणसूत्र, माता के 21वें गुणसूत्र के अलग, माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने से, माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने से डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, बच्चा अपंग हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई शारीरिक कमी हो जाती है और दिमाग सही से कार्य नहीं करता है, और ऐसे बच्चों की एज भी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन होती किसकी वजह से होती है, हेरिडिटरी वजह से। माता का जब 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता है तो कौन सी बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम। माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने से डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, ठीक है। अब एक बात और, एक और बीमारी, पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र, पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब क्या, वही आपका क्रोमोसोम, वही क्रोमोसोम जो आपको बता रहा था, क्रोमोसोम वही है। पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र प्राप्त होने से, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पेन ही चेंज करके लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे, क्लीन फिल्टर, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्या बीमारी का नाम क्या है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र प्राप्त होने से क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। अच्छा, अगर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम का आपको पूछे कि कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, कभी भी पूछ सकता है, तो ये बनेगा आपका एक्स, एक्स और वाई। देखो कैसे, भाई माता का एक्स आया, अब इधर या तो फादर का क्या आना चाहिए था, या तो एक्स आना चाहिए था या तो वाई आना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि दोनों के दोनों उठ के चले आए, दोनों के दोनों उठ के चले आए, तो क्या स्ट्रक्चर बना, एक्स एक्स वाई, एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो गया जो कि शारीरिक विकार को उत्पन्न कर देता है, जो कि शरीर में कोई ना कोई कमी ला देता है, और फिर वे स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एक्स एक्स और वाई, तो उससे क्या हो जाता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं इसी में। गुणों के वाहक कौन होते हैं, गुणों मतलब जैसे क्रोमोसोम हो गया, लेकिन जो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज होती है उनको कौन ले जाता है, तो गुणों के वाहक जीन्स होते हैं, गुणों के वाहक जीन्स होते हैं। कौन होते हैं, गुणों के वाहक जीन्स होते हैं। वो वाली जीन्स नहीं जो आप पहनते हो, नीली कलर वाली डेनिम वाली जीन्स, वो वाली जीन्स नहीं, ये छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं, एक क्रोमोसोम पे हजारों की संख्या में जीन्स चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और वही जीन्स हमारा कैरेक्टर जो है, हमारी क्वालिटीज जो है कि आंखों का कलर, बाल का कलर, ये सब जाता किसके द्वारा है,
तो जो स्ट्रक्चर इन क्रोमोसोम्स में लगे वो स्ट्रक्चर जो हमारे गुणों को हमारे माता पिता से हमारे अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। ठीक है, वो वाली जीन्स नहीं, बिल्कुल भी जो आप लोग पहनते हो। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है उसको देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना रहेगा इससे जुड़े सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण से जुड़े हमारे कुछ सिद्धांत हैं जो कि हमको इसके बाद पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, शुरुआत से एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहां से शुरू किया था हम लोगों ने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या है? माता पिता या पूर्वजों से हमें जो गुण जन्म से ही मिलते हैं उसको वंशानुक्रम बोलते हैं। वातावरण हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब क्या है? वो सब वातावरण है। फिर की पॉइंट से स्टार्ट किया था। बालक का लिंग निर्धारण पिता द्वारा होता है। टोटल क्रोमोसोम्स 23 पेयर के होते हैं, या फिर अगर कोई नंबर में पूछ लेता है तो 46 होते हैं। मदर के अंदर एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, फादर के अंदर XY क्रोमोसोम पाया जाता है। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं हम लोग, या लिंगीय क्रोमोसोम या लिंगीय गुणसूत्र। लिंगीय गुणसूत्र याद रखना, जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं लिंगीय गुणसूत्र बोलते हैं। फिर कुछ बीमारियां हम लोग ने पढ़ी थी जो हेरिडिटरी होती है, यानी कि जो वंशानुक्रम के कारण होती है। पहली बीमारी हम लोग ने पढ़ी थी वर्णांधता, और दूसरी पढ़ी थी हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को राजघराने की बीमारी या रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुई थी। उसके बाद माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने से डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र प्राप्त होने से क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। कौन सा? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। और गुणों के वाहक कौन होते हैं? तो गुणों के वाहक जीन्स होते हैं। तो ये रही आपकी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे तो वंशानुक्रम के कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत, यहां से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर जाते जाते ये किसी ने कहा है कि सर बहुत ज्यादा निराशा हो गई है, मन में बहुत निराशा रहने लगी है, लगता ही नहीं कि वैकेंसी आएगी, कुछ मेरा भी होगा, हम भी कभी नौकरी करेंगे, बहुत टाइम हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा परेशान मत हो, देर आएगा, जरूर आएगा। भगवान जो करेगा अच्छा करता है, और आपको इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा होगा जो भी होगा, तो परेशान नहीं होना है। बस इतनी सी बात है कि मुसीबतों से डरकर मुंह मत मोड़ो, मुसीबतों से डरकर मुंह मत मोड़ो। अधूरा है तो काम अधूरा मत छोड़ो, अधूरा है तो काम अधूरा मत छोड़ो। निराशा का डर गहरे समंदर सा है, इस समंदर से तुम नाता मत जोड़ो। अगर निराश हो जाओगे तो ये समंदर सा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ देगा। तो बस क्या करना है, इतना याद रखना है कि मुसीबतों से डरकर मुंह मत मोड़ो, मुसीबतों से डरकर मुंह मत मोड़ो। अधूरा है काम तो अधूरा मत छोड़ो। निराशा का डर गहरे समंदर सा है, इस समंदर से नाता तुम मत जोड़ो। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।